एक बार एटमॉस्फेयर बन गया, एक नेटवर्क बन गया है, एक अच्छा खासा पढ़ने का माहौल बन गया है। अब मैं यहीं से 5 साल करना चाहूँगा। एक दो बच्चा होगा जो वीआरसी या रीजनिंग का डर लेगा, बट कॉन्ट का डर ये मेजॉरिटी स्टूडेंट में होता है। तो गाइज उसको अपन हटाएंगे, लेकिन कॉन्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। फाउंडेशन के कोई भी बिल्डिंग टिक नहीं सकती, उसी तरह बिना फाउंडेशन के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन टिक नहीं सकती या शुरू नहीं हो सकती। जमीन आसमान का फर्क है। भले ही वहां पर भी मैथ से 11-12 वाला यहाँ पर भी है, बट यहाँ टॉपिक्स का दायरा बहुत लिमिटेड है। वैसे तो जो क्वेश्चन हमने शॉर्ट ट्रिक से सीखा वही क्वेश्चन आप लोगे तो शॉर्ट ट्रिक से ही करोगे, लेकिन जब कोई नया क्वेश्चन आ जाता है उसमें ये ट्रिक अप्लाई कैसी होगी। हेलो ऑल माय डियर आईपी मैट एंड जिप मैट एस्पिरेंट्स। तो दोस्तों अब देखो एक एक कहानी खत्म होती है, अगली कहानी शुरू होती है। तो लगभग हम आईपी मैट और जिप मैट के 2026 के लास्ट फेज में है, जहां पर हम अब वन शॉट मैराथन ये सब तो कर ही रहे हैं उन बच्चों के लिए जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन काफी कमेंट्स ऐसी आ रही है कि सर 2027 के लिए जल्दी बैच लाओ, कब आने वाली है, हम 2027 के एस्पिरेंट्स है, कब से स्टार्ट करना चाहिए, क्या होना चाहिए ओवरऑल रोड मैप डायरेक्शन। तो यार ये सारी बातों को लेकर क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या ओवरऑल इन एग्जाम्स का ओवरव्यू है, सारी बातें मैं करूंगा आपसे। और इस एंटायर जर्नी अगर मैं बात कर रहा हूँ 7 एस्पिरेंट्स की है ना, 2026 वालों आपने टेंशन नहीं लेना है। आपका तो जो वन शॉट इस चैनल पे चल रहा है वो अब डे बाय डे बढ़ता जाएगा, मैराथन सीरीज आती जाएगी और आपको आखिरी तक हाथ से हाथ मिलाकर हम चलेंगे। इनफैक्ट एग्जाम क्रैक होने के बाद भी जो जीडीपीआई की प्रिपरेशन है वो भी कराएंगे। लेकिन ये वीडियो एक्सक्लूसिवली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बार बार कमेंट कर रहे हैं 2027 के लिए कि सर आईपी मैट 2027 या जिप मैट 2027 अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो क्या हमारा ओवरऑल अप्रोच होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। तो यस, आज की इस वीडियो में गाइज ये सारे कहानियों से पर्दे उठाएंगे, है ना। क्या होना चाहिए आपका स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। पूरा साल है लगभग आपके पास, राइट, क्योंकि देखो आप देख रहे हो मई में एग्जाम आती है, तो लगभग अभी अप्रैल महीना स्टार्ट होने वाला है। सो अप्रैल से अप्रैल आपके पास साल या मोर देन अ ईयर है ना, एक साल से भी ज्यादा है। तो उसको कितना बढ़िया प्रोडक्टिवली आप यूज करोगे ना, सारी बातें हम करेंगे। स्क्रैच से लेकर एडवांस तक, फाउंडेशन बिल्डिंग से लेकर मॉक टेस्ट तक, सब बातें हम करेंगे। तो यस गाइज, रोड मैप फॉर आईपी मैट एंड जिप मैट 2027। तो एक ओवरऑल मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूं आपको कि कौन सी वो 3 एग्जाम है जो आईपी मैट एस्पिरेंट्स होते हैं, वो 3 एग्जाम को टारगेट करते हैं। सबसे पहले है आईपी मैट इंदौर। इस एग्जाम के लिए क्रेजी होते हैं एस्पिरेंट्स और होना बनता भी है, क्योंकि उतना आरओआई है, उतना डेवलपमेंट है, उतना अगर आपने एक बार सीट कंफर्म कर लिया तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस लक्ष्य को लेकर वो क्रेजी होते हैं और जो क्रेजी होता है वही अचीव करता है। तो आपको भी होना पड़ेगा। सो गाइज इट इज मेजरली फॉर गेटिंग एडमिशन इन आईएम इंदौर। तो आईपी मैट इंदौर, आईएम इंदौर में अगर आपको अपना सीट बुक करना है तो क्रैक, ऐसे बुक मतलब जाके बस फीस पे कर दी है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सो बेसिस पे नहीं है, ये एग्जाम आपको क्रैक करनी होगी, राइट। आईपीएम इंदौर इज प्रीमियर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जहां पे 3 साल बीबीए और 2 साल एमबीए होता है। अब अच्छा, इसमें जो एग्जिट प्लान होता है, मतलब आपको अगर लग रहा है कि सर जैसे एमबीए के लिए तो और भी आईएम्स है ना जो इंदौर से भी बेटर मानी जाती है, जैसे कि अहमदाबाद है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, तो सर क्या हम बीबीए के बाद अगर चाहते हैं अपने आप को अपग्रेड करना उन आईएम्स में तो दे सकते हैं। यस, तो एग्जिट प्लान होता है यहाँ पे। एग्जिट ऑप्शन आप 3 साल बीबीए, क्योंकि देखो एमबीए अगर करना है तो ग्रेजुएशन मस्ट है, ये तो सबको पता है। तो 3 साल बीबीए करने के बाद यहाँ से अच्छा खासा कैट का प्रिपरेशन करके, कैट को क्रैक करके अगर अच्छी कॉलेज आप ले लेते हो तो आप यहां से एग्जिट कर सकते हो। लेकिन वो एस्पिरेंट जो चाहता है यार इंदौर भी तो भाई ब्लैकी का ही पार्ट है, वो जो टॉप आईएम्स माने जाते हैं, BLACKI ब्लैकी जिसको बोला जाता है, उसमें आई यानी इंदौर है। और यहाँ पे अगर सीट मिल गया तो क्या ही टेंशन है। एक बार एटमॉस्फेयर बन गया है, एक नेटवर्क बन गया है, एक अच्छा खासा पढ़ने का माहौल बन गया है। अब मैं यहीं से 5 साल करना चाहूंगा तो भी बहुत बढ़िया गाइज, क्योंकि इंदौर ऑप्शन भी बढ़िया है। मैंने जैसे कहा पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने करियर में, बाद में आप आगे ही बढ़ोगे, ठीक है। तो यस, तो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है और ये बेसिकली किसके लिए होता है, हाई स्कूल ग्रेजुएट्स। तो ऑफ कोर्स 12th के बाद आपको देना होता है, तब जाके आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों साथ में कर लेते हो, इसलिए इंटीग्रेटेड कहलाता है। द एंट्रेंस एग्जाम यूजुअली इन में, इस बार भी देखो 4 मई को है जो 2026 एस्पिरेंट है, 4 मई को एग्जाम है, तो ये जनरली मई में होती है, बट डेट बदलती रहती है। नाउ फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन 65% वेटेज फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी जो आईपी मैट इंदौर है उस पे 65% वेटेज है दोस्तों, एंड 35 वेटेज फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। यस, अब फिर सर तो 10th और 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते? क्यों नहीं करते भाई, जरूर करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए करते हैं। और आपको क्या लगता है इंटरव्यू में बस वो आपके आंसर्स को लेकर ही आपको जज करेंगे? नहीं, इंटरव्यू में आप अपना ओवरऑल अपना बैकग्राउंड भी तो उनके सामने रखते हो ना,
कि मैंने 10th में क्या किया था, 12th में क्या किया, कितने परसेंट थे, कहाँ मेरी अचीवमेंट रही है, तो वो भी तो चीज़ इंटरव्यूअर जो होते हैं, जो पैनलिस्ट होते हैं, उन पर इंप्रेशन देती है। तो ये 35% में वो सब कोई कोई एग्जाम डायरेक्टली उनको वेटेज देती है, जैसे रोहतक आप अगली स्लाइड में देखोगे, रोहतक 10th के 12th के स्कोर को डायरेक्ट वेटेज देती है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इंटरव्यू में ये चीज़ें जज की जाती है, लेकिन 65% पूरा पूरा वेटेज किसको जाएगा, इंदौर के आईपी मैट एग्जाम को, एंड देन 35% वेटेज जाएगा इंटरव्यू को। और जैसे मैंने कहा कि हम इंटरेस्ट तक ही सीमित नहीं करते गाइज, आपको जैसे एग्जाम का कॉल आ जाता है, आईएम्स का कॉल आ जाता है, हम आपको जीडीपीआई का भी पूरा असिस्टेंस, वर्कशॉप और ट्रेनिंग देते हैं। बिसाइड आई एम इंदौर, अच्छा ये एग्जाम ऐसा नहीं सर इंदौर की इतनी प्रिपरेशन करी और क्रैक ही नहीं हुआ, तो इंदौर के अलावा भी जो टॉप बी स्कूल है, रेप्यूटेड बी स्कूल है, वो ये एग्जाम के स्कोर को कंसिडर करते हैं अपने आईपीएम प्रोग्राम के लिए। तो ऐसी कौन कौन सी कॉलेजेस है गाइस, तो IIM रांची है, IIM शिलोंग है, IFT काकीनाडा है, निरमा है, एक्सेट्रा और भी बहुत है। बट ये मेजर वो बी स्कूल्स है जो अपने आईपीएम प्रोग्राम के लिए इसको बिल्कुल कंसिडर करते हैं और अपने आईपीएम प्रोग्राम में एडमिशन इसी के रिजल्ट के थ्रू देते हैं। जो भी वो कट ऑफ डिसाइड करते हैं इसी के रिजल्ट का करते हैं। तो यस, अपार्ट फ्रॉम IIM इंदौर, IIM रांची, IIM शिलोंग, IFT काकीनाडा, निरमा, तापमी, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप बिल्कुल आईपी मैट इंदौर के थ्रू जा सकते हो। ओवरव्यू हम देखेंगे रोहतक का। इट इज मेजरली फॉर गेटिंग एडमिशन इन IIM रोहतक, तो रोहतक प्रोग्राम के लिए है। IIM रोहतक अगेन ये भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, जहां BBA प्लस MBA, और यहाँ पर भी एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल है। एंट्रेंस एग्जाम ये भी मई में जनरली होती है, जैसे कि इस बार भी आप देखो 10th मई को रोहतक की एग्जाम है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड स्कोर। अब देखो यहाँ पे आईपी मैट जो रोहतक की एंट्रेंस है ना, आईपी मैट रोहतक की एंट्रेंस को 45% वेटेज है, पर्सनल इंटरव्यू को 15% वेटेज है, और एकेडमिक्स को 40% वेटेज है। तो यहाँ एकेडमिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपकी अगर 10th और 12th में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेंटेज है तो कहीं ना कहीं आधी बाजी आपने मार ली है ना। 40% मतलब आधी, लगभग आधी बाजी हो गई यार। फिर बाकी 45% आपका एंट्रेंस डिसाइड करेगा और 15% आपका इंटरव्यू का स्कोर डिसाइड करेगा, लेकिन 40% गाइज वो देते हैं इन चीज़ों को। लेकिन हाँ, ये वेरी होते रहता है, बराबर, ये वेरी होते रहता है। तो ऑन पेपर उन्होंने भले ही ये बोल दिया, कभी कभार वो इंटरव्यू अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देते हो ना यार, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो छोटी छोटी बातें इग्नोर हो जाती है। अगर 10-12 के 2-3% कम भी पड़ रहा है, इग्नोर हो जाता है, ठीक है। ये बाहर कभी बताया नहीं जाता, बट उनको पता है कि अगर बच्चे में दम है, किसी रीजन, बीमारी या किसी रीजन की वजह से, भाई हेल्थ इशू होगा उस पीरियड में, इसलिए उसको परसेंट कम आ गए, लेकिन बंदे ने आईपी मैट रोहतक क्रैक कर दिया, इसलिए आज सामने बैठा है। बंदे का इंटरव्यू में इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस है, इतना कॉन्फिडेंस से आंसर दे रहा है, इसलिए वो इंप्रेशन भी दे रहा है पैनलिस्ट पे, तब थोड़े बहुत परसेंटेज वो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ऑन पेपर भले ही जो भी आपको बोला जाए उसको फोकस जरूर करते हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करो अपने इंटरव्यू में, अपने एंट्रेंस में, तो ये छोटी मोटी बातें इग्नोर हो जाती है। बस इंटरव्यू में आपका आंसर सही रेडी चाहिए कि इनकेस अगर आपको 10th में कम मिले थे तो क्यों मिले थे। ब्लफ नहीं करना, जो जेन्युइन है वो बोलना। अगर आप भटक भी गए थे, डिस्ट्रैक्ट भी हो गए थे, वो भी बोल देना है। 12th में कम मिले तो क्यों मिले, अगर वो इन चीज़ों से इंप्रेस होता है ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस होते हैं जहां पर सिलेक्शन हो जाता है गाइस, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर सॉरी ऐसे तो फिर अभी 10th तो हमारे हाथ से गया। 10th में तो हम बहुत ही जो रिजल्ट था खराब था सर, मतलब 70% थे सिर्फ, तो फिर तो रोहतक हम दे ही नहीं सकते या देना ही नहीं चाहिए। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी जो आपके हाथ में है, 12th आपके हाथ में है। अगर 12th भी गया है तो एंट्रेंस तो आपके हाथ में है। 12th तो वैसे गया नहीं, क्योंकि अगर हम ये टारगेट कर रहे हैं 2027 एस्पिरेंट्स के लिए, तो होपफुली अभी वो 11th से 12th में जा रहे हैं। तो अच्छी से आप, हाँ, जो ड्रॉप आउट होंगे वो उन्होंने फिर भी इंटरव्यू और इसकी प्रिपरेशन अच्छी से करना है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में आप भी शामिल हो सकते हो। बिसाइड IIM, अच्छा ये हम कहाँ पर आ गए हैं, यहाँ तो हमारा हो गया था रोहतक, अब हम आ गए हैं जिपमैट के। तो जिपमैट के भाई ये अगेन किसके लिए होती है, IIM जम्मू के लिए स्पेशली ये होती है। अगेन ये भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, BBA प्लस MBA, जिसमें एग्जिट ऑप्शन होता है। ये यूजुअली मई में भी हो सकती है, लास्ट ईयर ये अप्रैल में भी हुई थी, 1-2 साल पहले ये जून में भी हुई थी। तो गाइज अगेन ये कोई फिक्स नहीं कि इसी डेट पे होगी, अभी लास्ट ईयर अप्रैल में हुई थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि अब तक तो जिपमैट के एप्लीकेशन फॉर्म आई नहीं, तो इस साल शायद मई में चली जाए। एक साल तो जून में भी गई थी, 3 जून को, ठीक है। तो एनीवेज, बट उसी पीरियड में इर्द गिर्द हो जाती है। एडमिशन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन जिपमैट स्कोर, ऑफन बाईपासिंग ए पर्सनल इंटरव्यू और रिटन एबिलिटी टेस्ट। यस गाइज, बहुत से बच्चे गाइज जिसको कम्युनिकेशन का एक फियर होता है, कम्युनिकेशन का एक डर होता है, उसको लगता है कि सर मैं ऐसे तो बड़ा अच्छा हूं,
एकेडमिकली, स्कोर करने में भी, एप्टीट्यूड वाइज भी। लेकिन जब किसी से बात करनी ना, खासकर इंटरव्यू में, तो माहौल में मैं पैनिक कर जाता हूँ, जो चीज़ें आती है वो भी नहीं बोल पाता हूँ, मे भी कम्युनिकेशन का स्किल मेरा इतना इंप्रूव नहीं है। तो यार जिपमैट एग्जाम आपके लिए है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसको आड़ बनाते हुए जिपमैट दे दो। कम्युनिकेशन स्किल अगर नहीं अच्छी तो इसको इंप्रूव करो, पूरा साल है आपके पास, अगर हम 2027 की बात कर रहे हैं तो। लेकिन फिर भी अगर एक और ऑप्शन आपको चाहिए तो जिपमैट डेफिनेटली, क्योंकि ये भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड IIM जम्मू से आपको देगा। इनफैक्ट जम्मू के साथ साथ ये IIM बोध गया के लिए भी एंट्रेंस होती है। तो IIM बोध गया, IIM जम्मू में अगर आपको IPM प्रोग्राम करना है तो जिपमैट आप क्रैक करना जरूरी है। और जिपमैट क्रैक कर दिया मतलब ऑलमोस्ट आपका एडमिशन कंफर्म है। जिपमैट क्रैक कर गया मतलब आपने समझो उस कॉलेज की सीट पे अपना रुमाल रख दिया, ठीक है, कि अब वो सीट आपकी, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू और ये सब चीजें इतना मैटर यहाँ पे नहीं करती, ठीक है। तो यस, लेकिन बाकी एंट्रेंस अगर आप इंदौर का सपना देख रहे हो तो आपको गाइस डेफिनेटली अपने कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम करना जरूरी। चलो गाइस अब एलिजिबिलिटी को समझेंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो आपका 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए विथ मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट। बट अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो ठीक है, अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो 55%, जैसे कि SC ST PWD 55% तक भी चल जाएगा, उतना रिलैक्सेशन है। पासिंग ईयर, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th एग्जाम जो है ना वो 2025 में पास होना चाहिए, यानी कि लास्ट ईयर, 2026 में यानी इस साल, या फिर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हम ये किसकी बात कर रहे हैं, IPMAT 2027 एस्पिरेंट्स के लिए। तो वो अगर नेक्स्ट ईयर भी 12th खत्म करके एग्जाम दे रहे हो तुरंत मई में, जब भी एग्जाम है तो चलता है। इस साल पास होके आप गैप ले रहे हो तो भी चलेगा। लास्ट ईयर पास होके आप 2 साल बाद एग्जाम दे रहे हो, 2027 में सीधा पास आउट हुए थे 25 में और 27 में दे रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है। अगेन गाइज एज लिमिट कुछ है तो एज लिमिट ये रोहतक के एग्जाम के लिए है 20 ईयर्स मैक्सिमम 20 साल का बच्चा होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, इंदौर और जिपमैट में ये कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। चलो गाइज आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे यार, यू नो कि मैं तो हूँ कॉन्ट फैकल्टी, है ना, इस IPMAT वाला ब्यूटीफुल चैनल पे मैं आपको कॉन्ट पढ़ाता हूँ। तो ओवरऑल तो मैंने आपको बता दिया कि IPM रोहतक, IPM इंदौर, जिपमैट होता क्या है, किस चीज को कंसिडर करते हैं, राइट। और साथ ही में मैंने ये भी बता दिया एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो ओवरऑल बता दिया। लेकिन अब बात करेंगे उस चीज के लिए जहां मैं आता हूं, जो मेरा कप ऑफ टी है। तो यस, कॉन्ट का अब मैं आपको ओवरऑल, और इसी चीज का बच्चा बार बार पूछता है, सर इंग्लिश तो कर लेंगे, सर रीजनिंग भी हो जाएगा। इनफैक्ट इंदौर को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो वहां रीजनिंग है भी नहीं, है ना। अभी मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा एंट्रेंस का भी, उसके ओवरऑल पैटर्न का। तो सर यहाँ तो इंदौर में है भी नहीं, तो मेजर यहाँ पे रोड ब्लॉक बनता है कॉन्ट भाई साहब, 10 में से 10 या फिर आप बोलो 8 से 9 बच्चा तो कॉन्ट को लेकर ही पैनिक होता है, डरता है कि यार ये अगर सही हो जाए तो हो जाएगा। बाकी फिर 1-2 बच्चा होगा जो VRC या रीजनिंग का डर लेगा, बट कॉन्ट का डर ये मेजोरिटी स्टूडेंट में होता है। तो गाइज उसको अपन हटाएंगे, लेकिन कॉन्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। ये स्लाइड आपको बताएगी कॉन्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। कॉन्ट का हर एग्जाम में, जैसे मैंने कहा रीजनिंग तो भी खैर इंदौर में है नहीं, बट कॉन्ट का वेटेज हर एग्जाम में बहुत जबरदस्त है। जैसे IPMAT इंदौर की अगर आप बात करो, 3 सेक्शन में से 2 सेक्शन तो कॉन्ट के हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही सेम है, IPMAT इंदौर में 90 क्वेश्चन है, जिसमें कॉन्ट के 45 है और VRC के 45 है। आप बोलोगे सर इक्वल वेटेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज आप इक्वल वेटेज बोल सकते हो गाइस, लेकिन सेक्शन वाइज अगर देखो 3 सेक्शन है, इंग्लिश, कॉन्ट MCQ, कॉन्ट शॉर्ट आंसर। यानी अगर आप बात करो सेक्शन, क्योंकि यहाँ सेक्शनल कट ऑफ भी होता है इंदौर के। अभी वो कट ऑफ की बातें हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में जब आप उतना सीरियसली आगे बढ़ोगे अपने प्रिपरेशन में तब हम आपको बताएंगे। इनफैक्ट इस बार 2026 वालों के लिए भी हम कट ऑफ लेकर आएंगे जब उनकी एग्जाम हो जाएगी, कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। तो इंदौर की एग्जाम में गाइज सेक्शनल कट ऑफ भी क्रैक होना जरूरी है। तो सेक्शनल कट ऑफ में आप देखो ना, 3 में से 2 सेक्शन तो कॉन्ट के, मतलब 2/3 ऑफ द वेटेज कॉन्ट को है। आपने अगर इंग्लिश में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म भी कर दिया, लेकिन कॉन्ट का एक सेक्शन अच्छा किया, एक अगर डूब गया तो मुश्किल हो जाएगी। भले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने बहुत ज्यादा किए क्योंकि इंग्लिश आपका अच्छा गया, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ में गाइस कॉन्ट के 2 सेक्शन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही 45 है, लेकिन ये 45 बढ़ जाते हैं 30 क्वेश्चन MCQs में एंड 15 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में। यस, यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन का जो कॉन्ट का तीसरा सेक्शन होता है ना, फर्स्ट तो VRC का, सेकंड कॉन्ट MCQ, वही ABCD 4 ऑप्शन दिए टिक करना है, एंड जो शॉर्ट आंसर वाला सेक्शन है गाइज उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे MCQs नहीं होता, यहाँ ऑप्शंस नहीं दिए जाते, यहाँ पे बस आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है ना, आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है और यहाँ पे बस एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दी जाती है आंसर टाइप करने के लिए।
डोंट वरी, आपको एक्सप्लेनेशन टाइप नहीं करना। आप बोलोगे सर ये तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है ना तीनों, यस, तो इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन हम टाइप करेंगे नहीं, आपको बस आंसर टाइप करना है। मान लो इतना पूरा आपने कैलकुलेशन करके आपका आंसर 5 आया, तो आपको बस यहाँ 5 लिखना है, बराबर 3 आया तो 3 लिखना है। और द बेस्ट पार्ट, आंसर शॉर्ट आंसर वाले जो सेक्शन है ना, उसमें हर क्वेश्चन का आंसर इंटीजर फॉर्म में ही आएगा। ये मत टेंशन लेना कि सर मेरा 30.29 आया था, लेकिन अगर उसने 30.3 को करेक्ट आंसर टिक किया होगा तो डोंट वरी, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसने क्लियरली मेंशन है कि शॉर्ट आंसर जो सेक्शन है उसके आंसर क्या आएंगे, इंटीजर फॉर्म में। तो 29.99 भी आ रहा है, तो आप टेंशन ना लो कि सर आप 30 लिखो कि 29.99, डेसिमल लिख ही नहीं सकते और लिखना भी नहीं है, 30 ही लिखना है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और शॉर्ट अगर इंटीजर फॉर्म में एक्चुअल में भी आ रहा है तो फिर तो वही लिखना, अगर 31 एग्जैक्ट आ रहा है तो 31 लिखो, 42 एग्जैक्ट आ रहा है तो 42 लिखो, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर में दूसरी अच्छी बात, आपको उसको देखकर थोड़ा तो डर लगा होगा, अरे यार सर कई क्वेश्चन तो हमें ऑप्शन से आ जाते हैं, इस बार तो ऑप्शन नहीं है। बट द बेस्ट पार्ट गाइज, एक और अच्छी, अब ऑप्शन नहीं दिया है उसने तो डेफिनेटली गोइंग विथ ऑप्शन वाला अप्रोच यहाँ पे फेल हो जाता है। बट द बेस्ट पार्ट, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। यस, आप अगर देखो हर एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, यस यस यस, लेकिन शॉर्ट आंसर फॉर्मेट में नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग। यहां निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है दोस्तों, यहां पे है, यहां पे नहीं है। बाकी ऑफ कोर्स रोहतक की बात करो, यहां पर भी निगेटिव मार्किंग है, जिपमैट की बात करो यहां पर भी, इसलिए मैंने यस 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 लिखा है। वीआरसी भी अगर आप देखो तो उसमें निगेटिव मार्किंग है। 3 सेक्शन मैंने बताया इंदौर में, उसमें गाइस वीआरसी में निगेटिव है, कॉन्ट एमसीक्यू में निगेटिव है, लेकिन शॉर्ट आंसर जहां ऑप्शंस नहीं है, थोड़ा आपके साथ आपको लग रहा है कि ये जागती हुई है, तो उसको सेटल करने के लिए उन्होंने 2 बातें अच्छी कर दी कि आंसर हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगा, और दूसरा आंसर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो गलत भी हो जाता है तो आपका कुछ वेस्ट नहीं होगा, बस आपने सही ढंग से सोच के आंसर देना है। तो गाइज यहाँ पे 90 क्वेश्चन 45 मैंने बता दिया कॉन्ट के है, जिसमें शॉर्ट आंसर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू में है, कैलकुलेटर अलाउड होता है। गाइज इन तीनों में सबसे डिफिकल्ट लेवल की एग्जाम मानी जाती है इंदौर। इन तीनों एग्जाम में आप देख लो, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड जाती है, ये दोनों बाकी एग्जाम इजी टू मॉडरेट साइड जाती है। उसमें भी रोहतक सबसे आसान होती है ना, उसमें रोहतक में इजी वाले ज्यादा होते हैं, मॉडरेट हार्डली होते हैं, और जिपमैट में इजी एज कंपेयर विद रोहतक थोड़े कम होते हैं, मॉडरेट थोड़े ज्यादा होते हैं, बट होती दोनों इजी टू मॉडरेट है। इंदौर होती है मॉडरेट टू डिफिकल्ट, तो उसमें गाइज कई बारी क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि कॉन्सेप्ट वाइज डिफिकल्ट नहीं है, बट वैल्यूज उसने ऐसी दे रखी है, कैलकुलेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो इसलिए कैलकुलेटर अलाउड होता है। बट कहानी में ट्विस्ट, कैलकुलेटर यानी वो अपने हाथ वाला नहीं जो आप हम घर पे जो यूज करते और लेके चले गए, कैलकुलेटर यानी वो वाला जो स्क्रीन पे होता है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो ऑन स्क्रीन आपके डेस्कटॉप पे जो कैलकुलेटर है वो भी जनरल सादा कैलकुलेटर, नो साइंटिफिक। सारे फीचर उसमें साइंटिफिक वाले, सॉरी जो नॉर्मल कैलकुलेटर में होते हैं ना वो वाले, तो आपके डेस्कटॉप पे जैसे कैलकुलेटर आता है ना, वैसा कैलकुलेटर आपको वहां पे अपने एग्जाम पोर्टल में मिलेगा। और उसको तो उस पे गाइज आपका हाथ साफ नहीं होता है ना, बहुत धीरे धीरे टिक करते हो आप अपने हाथ पे, तो यार अपने को आदत होती है ना बचपन से, लेकिन वहां पे तो एक एक ऑप्शन पे टिक, एक एक नंबर पे एक एक डिजिट पे टिक टिक माइनस टिक टिक। तो ये चीजें इसलिए याद रहे कि छोटे छोटे कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करने की आदत अब हटाओ। अगर आईपी मैट जैसी एंट्रेंस आप क्रैक करना चाहते हो तो कैलकुलेटर, और ये भी देखो कैलकुलेटर सिर्फ इंदौर में है, रोहतक जिपमैट में तो है भी नहीं, तो आपको कैलकुलेटर की डिपेंडेबिलिटी जितना हो सके उतना कम करना है। यूज होगा कुछ कुछ टॉपिक में, यूज जरूर होगा, तब करना, तब बेशक करना, लेकिन हर छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए 12 into 19 करना है तो आप कैलकुलेटर ले रहे हो, ये गलत है, उसमें टाइम वेस्ट होगा क्योंकि उस पर हाथ साफ नहीं होता है। तो यस गाइज, ये रहा आपका ओवरऑल इंदौर का। देन रोहतक में 120 क्वेश्चन होते हैं, जहां पे 40 40 40 होते हैं, रीजनिंग 40, क्वांट 40 एंड इंग्लिश 40। यहाँ पे सारा एमसीक्यू होता है, निगेटिव मार्किंग सब में है, नहीं कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। एंड जिपमैट में भी 100 क्वेश्चन है गाइज, जिसमें कॉन्ट 33, रीजनिंग 33 एंड इंग्लिश 34, यानी लगभग सेम वेटेज है तीनों सेक्शन के। बाकी दोनों में देखो तीनों सेक्शन का लगभग सेम वेटेज है, यहाँ रीजनिंग तो 0 वेटेज है, बट हाँ कॉन्ट और इंग्लिश का सेम वेटेज है, बट अगर सेक्शन वाइज देखो तो कॉन्ट का वेटेज ज्यादा है, क्योंकि कॉन्ट के 2 सेक्शन है, तो सेक्शनल कट ऑफ में कॉन्ट थोड़ा हेवी बन जाता है स्टूडेंट के लिए, तो हमेशा याद रहे। बाकी शॉर्ट आंसर और कहीं नहीं है, सिर्फ इंदौर में है, यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग है, कैलकुलेटर नहीं है, इजी टू मॉडरेट लेवल की एग्जाम है। अच्छा टाइम यहाँ पे मैं अगर बताऊँ गाइस, तो ये जो पूरी एग्जाम है 90 क्वेश्चन के लिए आपको दिए जाते हैं 120 मिनट, जहां सेक्शनल टाइमिंग होता है। सेक्शनल टाइमिंग यानी
40 मिनट ईच सेक्शन, ठीक है। देख लो आप 40 40 40, यानी एमसीक्यू कॉन्ट के लिए भी 40। शॉर्ट आंसर में 15 ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऑप्शंस नहीं है ना, तो थोड़ा सा स्टूडेंट गोइंग विद ऑप्शन नहीं जा सकता। तो यहां पर गए शॉर्ट आंसर में भले ही 15 क्वेश्चन है, लेकिन टाइम उतना ही है 40, मतलब चैलेंजिंग जरूर होगा। एमसीक्यू 30 ही क्वेश्चन है बट है 40, और वीआरसी के 45 क्वेश्चन है बट टाइम है 40। तो 120 मिनट यहाँ पे सेक्शनल टाइम स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना होता है। देन गाइज यहाँ पर भी 120 मिनट है, मतलब यहाँ पे देखो, तो इंदौर जैसे मैंने कहा यार डिफिकल्ट लेवल की एग्जाम है, लेकिन यहाँ देख रहे हो पर क्वेश्चन मोर देन 1 मिनट है, पर क्वेश्चन मोर देन 1 मिनट। यस, वीआरसी में अगर आप सेक्शनल टाइमिंग वाइज जाओ तो 45 क्वेश्चन 40 मिनट, वहां पर क्वेश्चन 1 मिनट नहीं आता या उससे कम ही आता है ना। बट कॉन्ट में 30 क्वेश्चन 40 मिनट में, मोर देन 1 मिनट है पर क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन 40 मिनट में, मोर देन 1 मिनट है। लेकिन डोंट वरी, सारे क्वेश्चन हमें वैसे भी अटेम्प्ट नहीं करना है, और सारे क्वेश्चन करता भी नहीं है कोई। जबरदस्ती निगेटिव मार्किंग के चक्कर में कुछ भी तुक्के नहीं मारना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की बस टारगेट रखना है विथ 100% एक्यूरेसी। अब वो कैसे करना है, उसके लिए टाइम और स्पीड, मतलब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का तालमेल होना जरूरी है। अब स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बनेगी मैं आगे बातें करूंगा, डोंट वरी। और यहाँ पे आप देखो एक क्वेश्चन को 1 मिनट है, और यहाँ पर भी 40 मिनट, 3 सेक्शन होते हैं तो 40 मिनट ईच सेक्शन। एंड दोस्तों यहाँ पे होते हैं 150 मिनट, 100 क्वेश्चन 150 मिनट, लेकिन यहाँ सेक्शनल टाइम नहीं है, नो सेक्शन टाइमिंग, नो सेक्शनल टाइम लिमिट। 40 मिनट रोहतक में है, 40 इंदौर में, बट यहाँ पे नो टाइम लिमिट। 150 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको निपटाने हैं, ठीक है गाइस। तो ये था ओवरऑल तीनों एग्जाम में क्या पैटर्न बनता है कॉन्ट का, और एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बताया। नाउ गाइस, सेक्शन इन कॉन्ट। अब बात हम जब अब कॉन्ट की कर रहे हैं कि कॉन्ट का रोड मैप क्या रहेगा, तो ये है वो 5 इंपॉर्टेंट सेक्शन: अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न एंड हायर मैथ्स। तो ये 5 सेक्शन को लेकर अगर आप तगड़े बढ़िया प्रैक्टिस करते हो, सही ढंग से इसकी प्रिपरेशन करते हो, फाउंडेशन से लेकर ऊपर तक, एडवांस तक, तो गाइज कोई भी एग्जाम हो, फिर इंदौर हो, रोहतक हो, जिपमैट हो, इनफैक्ट कई सारे स्टूडेंट आईपीएम के साथ साथ अदर यूजी प्रोग्राम भी टारगेट करते हैं। बीबीए के लिए सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट हो गया, एनपैट हो गया नारसी मुंजी के लिए, क्राइस्ट की हो गई, ठीक है, बेंगलोर के लिए एंट्रेंस हो गई, IIM बेंगलोर के लिए सिर्फ बीबीए ना वहां पर भी। तो यस, ये एग्जाम भी आप आराम से क्रैक कर सकते हो इसके सिलेबस को, क्योंकि लगभग कॉन्ट का सिलेबस तो सेम है भाई, कॉन्ट का सिलेबस सेम है, तो इसीलिए आप आराम से जा सकते हो। चलो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की अब बात करेंगे गाइस। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने कहा ना कि आप देख रहे हो कि 15 क्वेश्चन 40 मिनट, सर 15-40 आराम से कर लेंगे, नहीं गाइस, फिर भी 15 के 15 नहीं कर पाता है कोई। जो टॉपर बनने वाला है ना वो भी नहीं कर पाता है ना। तो गाइज इसलिए मैंने कहा आपका फोकस सारे क्वेश्चन पे होना भी नहीं जबरदस्ती तुक्के मार के, निगेटिव मार्किंग है ना, तो आपका फोकस होगा मैक्सिमम अटेम्प्ट विथ 100% एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी भी सही होना जरूरी है, और मैक्सिमम अटेम्प्ट तब होंगे जब स्पीड सही है। तो इन दोनों का तालमेल रातों रात नहीं बनेगा, इन दोनों का तालमेल बनेगा इस पूरे जर्नी में, इस पूरे 1 साल के प्रिपरेशन फेज को एक एक करके आप जब अप्लाई करोगे, फेज वाइज जो मैंने अब आपको रोड मैप देना शुरू करूंगा, वो फेज वाइज रोड मैप जब अपना अप्लाई करोगे गाइस, तो आप अंत में आते आते, मैंने कहा ना रातों रात काम नहीं। आज प्रिपरेशन में बैठोगे और बोलोगे सर 2 दिन बाद, सर मेरे तो क्वेश्चन को बड़ा टाइम लग रहा है, सर मेरी तो गलतियां ही बड़ी हो रही है। पेशेंस रखना होगा, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जर्नी बड़ी है गाइस, लगभग 1 साल की जर्नी है, मोर देन 1 ईयर। 2027 आईपी मैट की अगर हम बात कर रहे हो तो पेशेंस रखना होगा। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन डे बाय डे ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट हर दिन, थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट हर दिन आते आते आप देखोगे कि कब 6-7-8 महीने बाद आप इतना कॉन्फिडेंट होने लग गए, इतना कॉन्फिडेंट कि आपको अब वो मन माइंडसेट हो गया कि भाई एग्जाम तो क्रैक हो जाएगी, बस अब सही ढंग से अपने माइंडसेट को मैनेज रखना है थ्रू आउट द फेज। जो बचा हुआ फेज रहेगा 7-8 महीनों बाद, उसको बराबर सही ढंग से बैलेंस रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मॉक में यूटिलाइज करना है और अपनी डी डे की स्ट्रेटेजी बनाना है। तो ये सारी चीजें कैसे होगी, कैसे ये फेज वाइज प्रिपरेशन रोड मैप आपको हेल्प करेगा, करते गाइस। देखो बिना फाउंडेशन के कोई भी बिल्डिंग टिक नहीं सकती, उसी तरह बिना फाउंडेशन के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन टिक नहीं सकती है, शुरू नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आपका फोकस होगा बेसिक बिल्डिंग या फाउंडेशन बिल्डिंग, जिसमें आप 1 महीना दोगे। मैं आपको टाइम पीरियड तक बता रहा हूँ, पूरा मैंने लगभग मान रखा है कि 1 साल है आपके पास, हालांकि 1 साल से ज्यादा ही है।
1 साल से ज़्यादा ही है। बट ये मान के चलो कि अभी फिलहाल आईपी मैट वाले फैकल्टी भी सारे इसी में होंगे, है ना। आईपी मैट वाला कि हम जो सारे फैकल्टी है, हम भी अभी 2026 वालों को नहीं छोड़ सकते, तो उनको तो ज़्यादा पकड़ के रखना है क्योंकि एंड फेज है। तो 1 महीना तो हम भी उसी में बिजी है। फिर हम आपकी प्रिपरेशन के लिए शुरुआत करेंगे अपने यूट्यूब से, अपने पेड बैचेस से। तो इसलिए अगर हम वहाँ से भी टारगेट करें तो 1 साल है आपके पास। तो 1 महीना आपने बेसिक पे देना, और बेसिक मतलब एकदम टॉपिक वाइज शुरू नहीं करना है, परसेंट से या रेशो से। बेसिक शुरू होता है टेबल से। मैंने आपसे कहा ना भाई, भला ही कैलकुलेटर अलाउड है लेकिन कैलकुलेटर पे डिपेंडेबिलिटी आपको ले डूबेगी। तो आपको यहाँ पे दोस्तों टेबल्स बाय हार्ट करना जरूरी है। मतलब छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए आप कभी कैलकुलेटर नहीं निकालोगे। फिर 1 से 30 नंबर का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद रखना जरूरी है। टेबल्स भी 1 to 30, नो कॉम्प्रोमाइज। 1 to 30 तक टेबल्स बाय हार्ट होना जरूरी नहीं है। तो शुरू करो आज से, शुरू कर दो आज से। देन क्यूब रूट भी आपको कम से कम 1 to 20 नंबर तक, आइडियली देखो 25 तक भी चलेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा मैक्सिमम ही बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम है। तो सेफ साइड 1 to 30 टेबल्स, 1 to 30 स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड 1 to 20 क्यूब रूट बाय हार्ट होना जरूरी है। तो ये है रोटी कपड़ा मकान। यस, ये बेसिक नेसेसिटी है दोस्तों कैलकुलेशन की, रोटी कपड़ा मकान। फिर आते हैं उन बेसिक टॉपिक पे जिसके बिना कोई भी टॉपिक नहीं होता। आप आगे देखोगे रेशो आपको सिलेबस का, मैं आगे सिलेबस भी डिस्कस करूंगा। तो रेशो तो आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन रेशो एक टॉपिक तो है, लेकिन अदर टॉपिक्स में भी वो कई सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। कई बारी आंसर रेशो के फॉर्म में दिया होता है, कई बारी डेटा रेशो के फॉर्म में दिया होता है, अदर टॉपिक्स में भी। परसेंटेज की भी यही कहानी है। तो गाइज इनफैक्ट डीआई में भी जो केसेस आती है, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, वहां पर भी रेशो परसेंटेज बहुत यूज होता है। तो गाइज इसीलिए इन अ बेसिक इसलिए तो बेसिक बिल्डिंग है ना। तो रेशो, परसेंटेज, अलजेब्रा बहुत ही क्रूशियल है। और मेजॉरिटी स्टूडेंट जो डरते हैं ना मैथ से, वो अलजेब्रा की वजह से डरते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट सर परसेंट रेशो तो हो जाते बढ़िया, उनसे टेंशन नहीं सर। अलजेब्रा जब आ जाता है ना, एक्स वाई जब दिखते, खासकर एक्स दिखती है तो सर उसकी याद मतलब डर लगने लग जाता है। तो सो गाइस सिंपल सी बात है कि अगर आपको एक्स वाई जेड वेरिएबल से डर लग रहा है, यानी आप इक्वेशन में कमजोर हो। जिस दिन इक्वेशन सही कर लोगे आप इनसे नहीं डरोगे। तो अलजेब्रा कौन से डरने वाले? मैक्सिमम स्टूडेंट, जस्ट बिकॉज अलजेब्रा इस सिलेबस का पार्ट है इसलिए डरते हो। और अलजेब्रा का फाउंडेशन है इक्वेशंस। इक्वेशन सही कर लोगे तो अलजेब्रा के बड़े बड़े टॉपिक, फिर वो लॉगरिथम हो, एक्सपोनेंट हो, इनइक्वालिटी हो, फंक्शंस हो, मॉड्यूलस हो, आराम से आप खेल सकते हो। तो इक्वेशन पे खेलना है। एक्सपोनेंट, इसी को कई बारी इंडाइसेस बोलते हैं बहुत से बच्चे। एक्सपोनेंट बोलो या लॉज ऑफ इंडाइसेस सुना होगा ना स्कूल में, किसी स्कूल में ये, किसी स्कूल में ये बोला जाता है। तो ये सारे और बेसिक नंबर सिस्टम, मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। तो बेसिक नंबर सिस्टम ये है आपका फाउंडेशन। शुरुआत करना है रोटी कपड़ा मकान से। कितना कहाँ तक मैंने बोल दिया। फिर रेशो, अच्छा सर अभी तक तो आप लोगों ने बैच भी शुरू नहीं करी, फिर हम रेशो कहाँ से पढ़ ले, परसेंटेज कहाँ से पढ़ ले? टेबल तो खैर कर लेंगे सर, स्क्वायर रूट कर लेंगे, बट ये सारे टॉपिक्स इसी चैनल पे आईपी मैट वाला पे हमारी आपको फाउंडेशन वीडियोस दिखेंगी। फाउंडेशन वीडियोस, तो फाउंडेशन वीडियोस में हर एक टॉपिक कवर किया गया है। तब तक टाइम यूटिलाइज करो यार। अगर आप हर वीडियो में आके अगर हमारे बोल रहे हो सर 2027 वालों के लिए कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, अब ये वीडियो एक्सक्लूसिवली आपके लिए है। तो इन चीजों को अभी से करना। जब हम बैच शुरू करेंगे ना फिर, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी 0 से थोड़ा ऊपर आ चुका होगा, है ना। तो थोड़ी अदर जो आपके कंपटीशन है उनसे आपने ऑलरेडी थोड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले ली है। जब वो प्रिपरेशन 0 से स्टार्ट करेंगे आप ऑलरेडी थोड़ा ऊपर आ चुके होंगे। तो हमारे चैनल पर आपको इन सारे बेसिक वीडियोस का, बेसिक जो टॉपिक है इनके फाउंडेशन वीडियोस मिल जाएंगे। बस फाउंडेशन एटलीस्ट देखना शुरू कर दो। और उन्होंने तो कंपलसरी देखना है जिनका मैथ्स वीक है। फिर गाइस हम आप बढ़ते प्रिपरेशन के फेज 2 में, जहां पे आपको 1.5 महीना देना है अरिथमेटिक टॉपिक को। मैंने 5 सेक्शन का जिक्र किया, तो 5 में अरिथमेटिक आया है सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चों को यहां से अगर हम शुरुआत करते हैं ना, तो लगता है अरे यार अच्छा तो है, कॉन्ट फालतू में बदनाम करके रखा है। क्योंकि इजी यार, स्कोरिंग है और इसके क्वेश्चंस आते भी है। तो जैसे मैंने कहा रेशो आपको एक खुद टॉपिक दिखेगा बराबर, लेकिन ये हर टॉपिक में इसका यूज होता है। परसेंटेज एक खुद टॉपिक दिखेगा, हर जगह यूज होता है। पार्टनरशिप, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सारे टॉपिक आपको करना है। अगेन इनके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हालांकि हमने पहली फेज को 1 महीना दिया है ना, फर्स्ट फेज को 1 महीना दिया है। तो 1 महीना होते होते हमारी तब तक बैच आ चुकी होगी। और जब हमारी बैच 2027 एस्पिरेंट्स के लिए आएगी, तब आप ये टॉपिक हमारे साथ
प्रॉपर बैच में भी कर रहे होंगे। बट मीनवाइल अगर कोई ऐसा बच्चा है कि सर मेरा तो कॉन्ट बड़ा अच्छा है, बेसिक तो मेरा पहले से क्लियर है, तो वो एक महीना मैं क्यों अननेसेसरी उन्हीं चीज़ों में करने में लगाऊं जो मुझे पहले से आती है, तो सर मैं इन टॉपिक की शुरुआत करना शुरू कर दूं, तो आपको इनके भी बेसिक वीडियोस मिल जाएंगे अपने इसी चैनल पर, बेसिक वीडियोस एटलीस्ट मिल जाएंगे। तो आप फाउंडेशन से एक स्टेप ऊपर इनके बेसिक वीडियोस, सिर्फ परसेंट सिर्फ रेशो ना करते हुए इंटरेस्ट का भी बेसिक क्या है देख लो, प्रॉफिट लॉस का भी क्या है देख लो, यूटिलाइज अगर टाइम करना है तो। बाकी हम अपनी बैचेस में हर चीज एकदम बेसिक से ही लेके जाते हैं, स्क्रैच से ही लेके जाते हैं। तो अगर एक महीना आप फाउंडेशन में दोगे, बेसिक बिल्डिंग में दोगे तो इनफ है, तब तक हमारी बैचेस आ चुकी होगी। अगर वो आपको पहले से आता है तो आप इन टॉपिक्स के भी वीडियोस अपने चैनल पे देख सकते हो। फिर गाइस फेज 3 में तो आपको कितना महीना देना है, 1.5 महीना अरिथमेटिक को। फिर नेक्स्ट है अलजेब्रा, 1.5 महीना आप दोगे अलजेब्रा में, जहां अलजेब्रा आइडेंटिटी, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सपोनेंट जिसको हम इंडाइसेस बोलते हैं। सर ये एक्सपोनेंट परसेंटेज तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, अरे वो तो सिर्फ बेसिक लेवल तक पढ़े हैं ना, इसमें और थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा ना, उनके पीवाईक्यूज लेवल तक हमें पढ़ना पड़ेगा, उनके एग्जाम लेवल तक, इंदौर लेवल, रोहतक लेवल तक हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इनइक्वालिटी, लॉगरिथम, मॉड्यूलस, फंक्शन, ये है अलजेब्रा जिसमें आप 1.5 महीना दोगे। फिर गाइस ज्योमेट्री के लिए 1 महीना इनफ है, क्योंकि टॉपिक वाइज भी वैसे ज़्यादा नहीं है एंड वेटेज वाइज भी उतना नहीं है। थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप इंदौर की बात करो तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, अगर आप जिपमैट की बात करो तो मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ऑप्शन में डालने की तो मत सोचना। हो सकता है आप में से कोई बच्चा ऐसा हो, सर हमने तो स्कूल में किया ही नहीं है, तो शायद मैंने जहाँ 1 महीना बोला वो 1.5 महीना ले लेगा, बट इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, डोंट वरी। और आपने, मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ ज्योमेट्री छोड़ो, अगर 11th-12th में भी अगर आपका मैथ्स नहीं था, जितना था 10th तक था, और सब भूल गए हो, डरने की बात नहीं। मैंने कहा ना, हर चीज हम बेसिक से पढ़ाएंगे आपको। ऑलरेडी यूट्यूब पे बेसिक वीडियोस तो है ही, वो देखना तो शुरू करो, लेकिन बैचेस में भी बेसिक से पढ़ाएंगे। तो यस गाइज, ये रहे हमारे ज्योमेट्री का सिलेबस, जिसके लिए आप अपना 1 महीना दोगे। यहाँ तक 2D ज्योमेट्री, लाइन, एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन। फिर 3D ज्योमेट्री, जहाँ कोन, सिलेंडर, है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, स्पीयर, मेंसुरेशन में पढ़ोगे। एंड देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्स वाई एक्सिस वाली। फिर 1 महीना आप दोगे नंबर सिस्टम को, जिसमें सब वही कहानी, बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल, फिर फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम। अरे बहुत बढ़िया है यार ये सेक्शन, एकदम जादू वाला सेक्शन। क्यों पता है, हर टॉपिक में इतनी इतनी ट्रिक्स है ना, ट्रिक्स, क्वांट में ट्रिक्स, ट्रिक्स बड़ा शॉर्टकट ट्रिक्स सुनते हो ना आप, ये टॉपिक भाई ट्रिक्स से भरा हुआ है। ऐसे ऐसे ट्रिक्स, फैक्टर्स में, रिमाइंडर में, एलसीएम, यूनिट डिजिट में आप देखोगे ना, तो ये टॉपिक में मजा आता है बच्चों को। तो 1 महीना बहुत इनफ है, इंपॉर्टेंट भी है और इनफ भी है। तो चलो गाइज, एंड 1.5 महीना आता है मॉडर्न एंड हायर मैथ्स के लिए। ये भी अलजेब्रा के बाद अगर कोई सेक्शन है जिसमें स्टूडेंट थोड़ा परेशान होता है, तो ये सेक्शन ये रहा। और वो भी परेशान स्टैटिस्टिक्स की वजह से नहीं होता, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। सीक्वेंस सीरीज बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, परेशान होता है बाकी इन टॉपिक्स की वजह से। सर पीएनसी, प्रोबेबिलिटी तो स्कूल में अच्छे से पढ़ा ही नहीं था, 11th-12th में तो मैथ्स ही नहीं था, है ना, तो इतना तो हमने पढ़ा ही नहीं सर। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, ये तो सब सर है ही 11th-12th के टॉपिक्स, तो हमने तो मैथ्स ही छोड़ रखा था। अगेन बोलूंगा, आपने मैथ्स छोड़ा है, हमने नहीं। और हमें ये माइंडसेट पहले से है कि इंदौर एग्जाम, रोहतक एग्जाम, और अभी एलिजिबिलिटी हमने बात करी थी ना, जिपमैट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड का ही बच्चा आएगा या मैथ्स बैकग्राउंड वाला ही बच्चा आएगा। नॉन मैथ्स वाला भी एग्जाम दे सकता है, वो एलिजिबल है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, जितने भी स्पेशलाइजेशन है, सब बच्चा इन एग्जाम्स को दे सकता है। ऐसा नहीं कि जेडब्ल्यू जैसे सिर्फ साइंस दे सकता है, कॉमर्स वाला नहीं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये इंदौर एग्जाम हो गई या एपीमेट, जिपमेट की कोई भी एंट्रेंस ले लो, सब बच्चे दे सकते हैं। तो गाइज, तो अगर फिर भी आपने मैथ्स नहीं ले रखा है, तो हमें हमें ये पता है कि एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका मैथ्स वीक है, या 11th-12th में मैथ्स नहीं है, या कोई कोई टॉपिक्स उन्होंने कभी नहीं पढ़े। दोस्तों, हम इसीलिए हर चीज़ बेसिक से, स्क्रैच से आपको पढ़ाएंगे, डरने की बात है नहीं। तो यस, यहाँ पर जैसे कई सारे बच्चों को ये मैंने इनफैक्ट पीएनसी प्रोबेबिलिटी के लिए 2 एक्सट्रीम टाइप के स्टूडेंट देखे। एक तो वो बच्चा देखा है जो डरा हुआ होता है इन सब्जेक्ट से, इन टॉपिक से, और एक वो बच्चा जो चाहता है यार पीएनसी का क्वेश्चन आ जाए, यार सर प्रोबेबिलिटी का आ जाए, मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो जिसको अच्छा लगता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं, इसलिए मैंने कहा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला अलजेब्रा है। ऑलमोस्ट मेजोरिटी 10 में से 7 बच्चों को तो करता ही है, ये 4-5 बच्चों को करता है ना। बाकी ज्योमेट्री 3-4 बच्चों को, अरिथमेटिक 1-2 बच्चों को, नंबर सिस्टम तो मुझे नहीं लगता किसी को परेशान करेगा, बड़ा सीधा इंसान है ना, देव मानुस। तो एनीवेज गाइज, तो ये वो टॉपिक्स है जिसमें बच्चे, ये वो टॉपिक्स है जो 11th-12th में जिसका मैथ्स नहीं, तो इन टॉपिक को बिल्कुल इनको लगता है सर ये क्या आ गया, कौन से ग्रह से आ गए है ये। ठीक है, तो डरने की बात नहीं गाइस,
हम हर चीज को सही ढंग से स्क्रैच से पढ़ेंगे। तो ये आपको भले ही टॉपिक देखकर लग रहा होगा परेशान वाला किस्सा, हाँ, कई स्टूडेंट का एक मीथ है, सर ये हायर मैथ्स तो मतलब डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, ये सब टॉपिक्स आएंगे ना? नहीं आएंगे गाइस। अगेन बोल दूं, जिप मैट या आईपी मैट एक साइड में, JEE एग्जाम दूसरे साइड में, जमीन आसमान का फर्क है। भले ही वहां पर भी मैथ से 11th-12th वाला यहाँ पर भी है, बट यहाँ टॉपिक्स का दायरा बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। और लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी JEE से काफी कम है। जैसे मैट्रिसेस यहाँ भी तो वहां भी, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ है तो वहां भी, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी बड़ी कम है गाइस, डोंट वरी। तो JEE से कंपेयर होके आप टेंशन करना ही मत कि सर यहाँ हायर मैथ से तो यही, इसी चीज के लिए तो हम JEE छोड़े थे सर, अब यहाँ पर भी वो आ गया। गाइस देख लो कितने टॉपिक है, हार्डली, उसमें भी हायर वाली तो यही है, ये तो सब मॉडर्न मैथ्स के टॉपिक्स है जो आप 10th तक इसमें से कई चीजें पढ़ चुके हो। AP GP तो पढ़े हो ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह, नहीं भी पढ़े तो हम पढ़ाएंगे, बट बड़े इजी है, तो टेंशन नहीं है गाइस, आराम से हो जाएंगे। और JEE के मैथ से कंपेयर कभी मत करना, ये बच्चों का एक मीथ होता है, और फिर वो मीथ हमें वो अननेसेसरी बॉदर कर जाते हैं, बाकी उनके इर्द गिर्द बच्चों को डराते रहते हैं, फिर हमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है थ्रू आउट द ईयर। तो मैं शुरुआत अभी से कर दिया, मुझे पता है आगे भी ये बात बोलनी पड़ेगी कि बच्चा कोई ना कोई आके पूछेगा ही, सर डेरिवेटिव भी आएगा सिलेबस में, सर इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन आएंगे, तो PYQs देख लो पिछले कई सालों के, समझ जाएगा नहीं आते। ठीक है, तो गाइज डोंट वरी, ये सारी चीजें आप आराम से कर लोगे और हम हैं ना आपके साथ। तो गाइज यहां तक तो सिलेबस हुआ, पांचों सेक्शन हो गए। पहले आपने बेसिक बिल्डिंग किया फेज 1 में, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 5 फेजेस में आपने 5 सेक्शन किए, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न हायर मैथ्स। फिर आया फेज नंबर 7, तो 6 फेज हो गए। 7 में आप अब हो गया ना सिलेबस, अब सिलेबस के बाद क्या होता है, रिवीजन और सेक्शनल मॉक्स। रिवीजन करो और साथ में मॉक्स भी देना शुरू करो, सो दैट आपको पता चले कि आप कितना सही जा रहे हो। फुल लेंथ मॉक पे आने से पहले सेक्शनल मॉक दो, जैसे कि आप अरिथमेटिक अगर कर रहे हो तो सिर्फ अरिथमेटिक की मॉक दो, मान लो अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा हो गया तो उन दोनों की मिला के मॉक दो। ठीक है, तो ये सारे मॉक्स के फीचर्स कहाँ कैसे मिलेंगे वो सब आगे हम बात करेंगे बैच के टाइम, लेकिन अभी फिलहाल यस गाइस सेक्शनल मॉक देना है आपको लगभग अगले 1.5 महीने तक। लेकिन सिर्फ देते नहीं रहना है, रिवीजन भी करनी है। और रिवीजन कैसे करनी है, पहले तो यार आपने जितना भी पढ़ाई किया ना उसके लिए एक हैंड रिटन नोटबुक बनाना शुरू रखो। हर वो चीज जो नई सीख रहे हो, फॉर्मूला, नया अप्रोच, नया कॉन्सेप्ट, नया क्वेश्चन, नया तरीका, वो सब उस नोटबुक में लिखो। अलग से 2 नोटबुक बनाओ, एक में सारी रेगुलर बातें जो आपको आती है पहले से, जो आपको आपने खुद के दम पे सॉल्व करी है, उसको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो सारी नई 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 चीजें ना उसको हर दिन रिवाइज करना पड़ेगा। 10 मिनट रूल बोलते हैं इसको, 10 मिनट हर दिन उन चीजों को देखो, तब जाके वो जहन में उतरेगी। सिर्फ एक बार करने से 8 दिन बाद भूल भी जाओगे आप। ठीक है, तो उस हैंड रिटन नोटबुक को बनाओ, उससे बढ़िया रिवीजन कर लो पहले। फिर सेक्शनल मॉक जब दोगे ना तो आपको कई सारी अपनी गलतियां, कई सारे अपने वीकनेस, कई सारे अपने लूप होल्स दिखेंगे जो आपको प्रिपरेशन के दौरान पता भी नहीं चला था कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे को तो लगा हो गया मेरा, लेकिन अब क्वेश्चन जब मॉक्स में आ रहे हैं तब मैं फंस रहा हूँ, तब मैं अटक रहा हूँ, तब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब वो टॉपिक अभी भी आपने पक्का नहीं किया है, तो उसका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। हो सके तो उसके जो वीडियोस हमारे बैचेस में होंगे वो उसको फिर से देखना। ठीक है, उसको फिर से देखना और फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना। तो यस गाइज रिवीजन करना है इस फेज में। अब आप PYQs, वैसे तो हम बैचेस में भी PYQs कराते हैं, लेकिन अब यहाँ पे रिगरस PYQ, नंबर ऑफ PYQs क्वेश्चन अब बढ़ा देने हैं। ठीक है, देन सेक्शनल मॉक्स देना है। फिर अब मॉक से जो अपना वीकनेस पता चल रहा है उस पर काम करना है, और रिवर्क ऑन योर वीकनेस। अपने पहले तो मॉक दो, मॉक से अपनी वीकनेस की एनालिसिस करो कि मैं कैलकुलेशन में वीक जा रहा हूँ या मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक में वीक जा रहा हूँ, है ना। टॉपिक में भी मैं वीक कॉन्सेप्चुअली जा रहा हूँ या कैलकुलेशन में जा रहा हूँ, ये इस पहले एनालिसिस करो और उस पर फिर काम करो। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली वीक जा रहे हो तो उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग वापस देखो। प्रैक्टिस में अभी भी वीक जा रहे हो तो थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने बुक्स है सब है उसमें से प्रैक्टिस करो। कैलकुलेशन में वीक जा रहे हो तो जो जो सिली मिस्टेक हो रही है उसको जहन में रखो। अगेन उस हैंड रिटन नोटबुक में लिख दो कि ये सिली मिस्टेक से मुझे बचना है। तो गाइज ये 1.5 महीना आप रिवीजन एंड मॉक करोगे, और फिर आता है सबसे लास्ट अंतिम फेज, फेज नंबर 8। ये 8 फेज और IIM सीट आपकी पक्की। ठीक है, तो फुल लेंथ लेकिन शिद्दत से 8 की 8 बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ, फुल लेंथ मॉक विथ एनालिसिस। तो अब फुल लेंथ देना पड़ेगा ना एग्जाम में, तो फुल लेंथ आएगी, सेक्शनल थोड़ी आएगी, और इसको देना है 3 महीना। नंबर ऑफ मॉक, और बस ऐसे पागलों की तरह मॉक्स नहीं देते रहना है। एक दिन में एक मॉक दे रहे हो ठीक है, अगले दिन उसको पूरा एनालिसिस दो, जरूरत नहीं अगले दिन वापस मॉक देने की।
अगले दिन बहुत डिटेल में एनालिसिस, क्योंकि फुल लेंथ में तो आप कॉन्ट भी दे रहे होंगे, वीआरसी भी दे रहे होंगे, रोहतक जिपमैट के लिए रीजनिंग भी दे रहे होंगे, तो एनालिसिस बहुत सही ढंग से करोगे। सिर्फ मॉक अगर आप 100 दे दो और बिना एनालिसिस के, वो मेरे नज़र में जीरो है, उससे जीरो वैल्यू एडिशन हुई है। लेकिन वही आप 20 मॉक दो, लेकिन हर मॉक को सही एनालाइज करके, उसके वीकनेस को समझते, उस पर काम करके, वो 20 मॉक आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो यहाँ सिर्फ मॉक का नंबर बढ़ाने के लिए स्टूडेंट अपने आप को तसल्ली देने के लिए पता नहीं नंबर ऑफ मॉक बढ़ाते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना 20-30 मॉक भी इनफ है, लेकिन इतने सही ढंग से एनालिसिस के साथ जिसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ समझे, क्योंकि वही वो स्ट्रेंथ होंगी जो एग्जाम में आपके लिए गेम चेंजर होगी। एग्जाम में आप उन्हीं स्ट्रेंथ पर खेलोगे, एग्जाम में आपकी जो स्ट्रेंथ है उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन को आप सिलेक्ट करोगे। मैंने कहा ना मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है विथ 100% एक्यूरेसी, तो उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ तो पता चाहिए ना कि कौन से मैं कर पाता हूँ। जो अपनी वीकनेस पे आप काम करोगे तो उसको भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करोगे। तो इसलिए एनालिसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मॉक लेंथ विथ एनालिसिस 3 महीना गाइज, लेकिन सिर्फ मॉक नहीं, जब आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी तो आप उस पर रिवीजन भी करोगे ना, उस पर एक्स्ट्रा काम करोगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे। तो देखो इस पूरे फेज में क्या करना है, वर्क ऑन द शॉर्ट ट्रिक्स एंड मेंटल कैलकुलेशन। मैंने कहा ना गाइज, एग्जाम क्रैक करना मतलब 2 पहियों का काम है। एग्जाम अगर गाड़ी है तो उसके 2 पहिए है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो गाइज एक्यूरेसी पे तो इतनी आपने पूरी प्रिपरेशन करी, मॉक्स दी, सब दी, तो एक्यूरेसी पे काम आपका लगभग बड़ा तगड़ा हुआ है। लेकिन स्पीड पे अभी भी काम करना है। तो स्पीड पे काम कैसे करोगे? स्पीड पे काम करोगे शॉर्ट ट्रिक्स सीखकर, जो हम क्लासेस में बताते हैं। स्पीड पे सबसे बड़ा काम होता है कैलकुलेशन, जितना आप फास्ट कर सको। और फास्ट कैलकुलेशन तब होगा जब मेजोरिटी चीजें आप मन ही मन करोगे, मेंटल कैलकुलेशन। 4 स्टेप अगर किसी को लग रही है और आपको अगर वो 2 ही स्टेप लगी, आपने 2 स्टेप का टाइम बचा लिया। क्यों? क्योंकि वो 2 स्टेप का कैलकुलेशन आपने मन ही मन किया। किसी एक ने 1 ही स्टेप ली होगी तो उसने और टाइम बचाया। तो ये वो 3 महीना बड़ा नंबर है यार, आपके पास है उतना टाइम। आप अगर पूरे हर फेज में, मैंने देखो मंथ बोले हैं, हर फेज में मंथ बोले, यहाँ 1.5, यहाँ 1, यहाँ 1.5, तो आप अगर सारे चीजों को कैलकुलेट करो ना, आपको बराबर 12 महीनों का हिसाब दिखेगा, बराबर 12 मंथ का हिसाब दिखेगा आपको। तो 3 महीना बड़ा नंबर है, आपके पास टाइम है। तो आप क्या करोगे, पहले अभी शॉर्ट ट्रिक्स जो हमने क्लास में सीखी उसको एक्चुअल क्वेश्चन पे अप्लाई करने की और ज्यादा कोशिश करोगे, मॉक्स में भी। वैसे तो जो क्वेश्चन हमने शॉर्ट ट्रिक से सीखा वही क्वेश्चन आप लोगे तो शॉर्ट ट्रिक से ही करोगे, लेकिन जब कोई नया क्वेश्चन आ जाता है उसमें ये ट्रिक अप्लाई कैसी होगी? क्वेश्चन तो नया, बस वैल्यू वाइज होगा, हल्की फुल्की लैंग्वेज इधर उधर ट्विस्ट कर दी होगी, बट कॉन्सेप्चुअली तो सेम ही होगा ना। जब कॉन्सेप्चुअली सेम है तो आप वो ट्रिक अप्लाई करने की पूरी जान लगाना है, सो दैट आपका एग्जाम में टाइम बचे। अगर मान लो कोई पूरा कैलकुलेशन बेस्ड ही, उसमें ट्रिक कुछ नहीं है, पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, तो फॉर्मूला बेस्ड है बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आपको कोशिश करनी कि जितना हो सके मन ही मन मेंटल कैलकुलेशन करके स्टेप कम करूँ और अपने स्पीड बढ़ा लूँ। ठीक है? तो यस गाइज, 1 शॉट मैराथन सेशंस ऑफ आईपी मैट वाला, यस। तब तक हम, जैसे कि इस बार हमारे 2026 एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी दिनों पहले से हमने 1 शॉट सीरीज शुरू कर दी है और आखिरी तक जाएगी, एग्जाम तक चलेगी ये सीरीज। हर एग्जाम को कैटर करेंगे हम, इंदौर, रोहतक, जिपमैट। उसी तरह आप लोगों के लिए भी एंड फेज में हमारी 1 शॉट मैराथन सीरीज शुरू हो जाएगी, उसको भरपूर यूटिलाइज करना है। उससे आपको और ज़्यादा कंटेंट और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे। फुल लेंथ मॉक देना है विद प्रॉपर एनालिसिस, रिवर्क करना है अपने वीकनेस पे जैसे मैंने कहा, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हुए, वो हैंड रिटन नोटबुक को यूज करते हुए। ठीक है? एंड गाइज, रिपीट स्टेप नंबर 3 एंड 4। ये जो स्टेप है ना, मॉक दो, एनालिसिस करो, अपने वीकनेस पे काम करो, मॉक दो, एनालिसिस करो, अपने वीकनेस पे काम करो। बस यही पूरी रिपीट द साइकिल, यही फेज चलेगी जब तक है आईपी मैट एंड जिप मैट। दैट्स इट गाइज। अगर इतना कर लोगे तो वारे न्यारे एग्जाम क्रैक। बट ये सारी चीजें करने से पहले 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। न्यूट्रल माइंडसेट। न्यूट्रल माइंडसेट मतलब क्या? कि सर मुझे बहुत जगह सुना है कि मैंने बहुत टफ एग्जाम होती है। अरे कुछ नहीं सर, मैंने तो सुना है एकदम इजी होती है, आराम से क्रैक कर लूंगा। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आना है, बट हाँ लेस मतलब लीस्ट कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल नहीं रहना है, निगेटिव कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल नहीं रहना है। तो न्यूट्रल भाई, मैं बोल रहा हूं ना, भले पॉजिटिव मत जाओ बट निगेटिव कतई मत रहो, 0 से स्टार्ट करो। किसी ने कहा टफ है, वो उसका एक्सपीरियंस था, किसी ने कहा इजी, वो उसकी मेहनत थी। आप अपने आप को देखो और वहां से शुरुआत करो। पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है ना, तो बस आप अलग हो। तो आप अपनी शुरुआत 0 न्यूट्रल माइंडसेट से करो। दूसरी सेल्फ बिलीफ।
पीछे कुछ भी हुआ होगा, 10th में कम मिला है, 12th में कम मिला है, सर घर वाले तो ताने देते हैं, वो सब छोड़ो, अपने ऊपर भरोसा रखो। जितना आप अपने ऊपर भरोसा रख के कमाल करोगे ना, दुनिया वालों के भरोसे से फर्क नहीं पड़ता, सबको गलत दिखा सकते हो आप अकेले। ठीक है, तो सेल्फ बिलीफ। एंड तीसरा कंसिस्टेंसी। मैंने कहा ना, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कीज होती है। सफर लंबा है, पेशेंस बार बार लगेगा। कई बार स्कूल की, अब मान लो 12th और ये दोनों साथ में कर रहे होंगे, तो स्कूल के एग्जाम में यहाँ 1-2 दिन बैकलॉग लग जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, सैटरडे संडे मिलेंगे, बैकलॉग क्लियर करना है। बैकलॉग मतलब सर 2-3 दिन से मैं लेक्चर ही नहीं देख पा रहा हूँ, सर 2-3 दिन से मैं आईपी मैट को हाथ भी नहीं लगाया, होगा ऐसा, क्योंकि 12th भी है ना यार, वो भी क्रूशियल है। अब देख रहे हो 12th के भी वेटेज को भी है थोड़ा सा, रोहतक जैसी एग्जाम में, तो वो साथ साथ इसको बैलेंस करना है। 2-3 दिन गैप भी आया तो यूटिलाइज योर सैटरडे संडे। एकदम निगेटिव नहीं हो जाना यार, सर अब 2-3 दिन, बच्चा क्या कर सोचता है ना, सर अब 2-3 दिन गैप तो आ ही गया, चलो और 4-5 दिन, ये एक बार ब्रेन को अपने आदत दे दी ना, एक्सक्यूज दे दिया कि यार अब 2-3 दिन तो आ ही गया, चलो और 3-4 दिन, चलो और 8 दिन। कब ये गैप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो जाता है, और फिर बच्चा एंड में आता है, सर मैंने बैच तो आपकी ले ली थी अगस्त से, जून से, लेकिन बीच में 4 महीना गैप आ गया, सर अभी से कर सकता हूँ। यार वो नौबती मत लाओ ना, गैप आपका जेन्युइनली बोलूं तो 3-4 दिन का आया होगा, बट आपने उसको अननेसेसरी स्ट्रेच किया। तो जिस दिन जागो उस दिन सवेरा। अगर आप जाग गए हो कि यार 4 दिन गैप हो गया, बस हो गया, स्कूल का काम था, वहां इंपॉर्टेंस था मेरा टाइम देना, अब बहुत हो गया, अब मैं वापस प्रिपरेशन में आता हूँ, जो भी बैकलॉग लगे उसको कवर कर लूंगा, बस इस माइंडसेट से रहो। तो उतार चढ़ाव आएंगे, पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ना है। ब्रेन को आदत दोनों दे सकते हो, एक तो एक्सक्यूज वाली या तो कंसिस्टेंसी वाली, तो कंसिस्टेंसी वाली दो। तो यस, सेल्फ बिलीफ, न्यूट्रल माइंडसेट एंड पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस, ये 3 चीजें हैं जो आपका सीट कंफर्म करेगी। ठीक है गाइस, तो आई होप समझ में आया होगा। सारी एक जो बेसिक चीजें थी रोड मैप को लेकर 2027 आईपी मैट, जिप मैट को लेकर, वो सब क्लियर हुई। बाकी आने वाले दिनों में तो और भी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो उस फेज में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या अब आपका प्रिपरेशन डायरेक्शन होना चाहिए, सब बताएंगे। सो जुड़ते हैं 2027 वालों और मचाते हैं फिर से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, चक दे फट्टे।